एल्यूलाई में और हमारे टिश्यू में। आज हम बात करेंगे कि आखिर गैस जो भी एब्जॉर्ब होती है लंग्स में वो कैसे ट्रांसफर होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ठीक है, ये बात समझ में आई कि सर एल्यूलाई से एयर जो है वो ब्लड में आ जाएगी। अब ब्लड इसको लेके जाएगा, ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा इस गैस को। अब ब्लड इसको लेके जाएगा हमारे टिश्यू की सेल के पास, वहां पर डिफ्यूजन होगा और फिर ब्लड ही यहां से गैस को वापस लाएगा। तो इधर O2 ज्यादा जाना चाहिए और इधर CO2 ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो ये गैस आखिर ब्लड में कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो इन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, यही हमको समझना है। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में दो गैस ही ट्रांसपोर्ट होती है मेनली। एक तो होती है ऑक्सीजन और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है फ्रॉम लंग्स टू बॉडी, और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है बॉडी टू लंग्स। हमने देखा था पार्शियल प्रेशर कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। भाई जिधर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उधर से पार्शियल प्रेशर कम की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ऑक्सीजन बिल्कुल एल्यूलाई से इधर टिश्यू तक डिलीवर होती है एज पर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ठीक ऐसे ही CO2 का इधर हाई पार्शियल प्रेशर होता है और एल्यूलाई में लो होता है, इसीलिए CO2 हमारा टिश्यू से एल्यूलाई की तरफ मूव करती है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। मेन हमको समझना है ये ब्लड में ऐसा कौन है जिसके साथ ये गैस ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है। तो हमको ब्लड के कंपोनेंट जानने पड़ेंगे। ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में होता है एक मीडियम होता है, लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में होती है तीन तरह की सेल। एक को बोलते हैं हम RBC, दूसरे को बोलते हैं WBC और तीसरे को बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है करने वाला तो ब्लड है, ब्लड ही लेके जाता है, लेकिन ब्लड का कौन सा कंपोनेंट लेके जाएगा यहां पर हमको समझना होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम मेनली करते हैं प्लाज्मा और RBC। WBC तो डिफेंस मैकेनिज्म में इसका पार्ट है, और प्लेटलेट्स जो है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग करती है हमारी जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, वेन हैं, उनका रिपेयरिंग करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो या तो ब्लड का प्लाज्मा कर सकता है या फिर RBC कर सकती है। भाई RBC क्यों करती है, क्योंकि RBC में क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होती है, स्पेशल प्रोटीन होती है RBC की मेम्ब्रेन में, और वो प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है, ग्लोब्यूलिन। और इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ आयरन जुड़ा हुआ पाया जाता है। आयरन को बोलते हैं हीम। आयरन को क्या बोलते हैं, हीम। ठीक है, तो हीम यहां पर आयरन हो गया। आयरन और ग्लोब्यूलिन ये दोनों प्रोटीन जब मिल जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो RBC में होती है उसी के कारण ये गैस को ट्रांसफर कर सकती है, गैस को अपने आप से जोड़ सकती है, और जहां जहां RBC जाएगी उसके साथ गैस के मॉलिक्यूल भी जुड़कर जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। हीमोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ आयरन होता है, और ये प्रोटीन वो है जो गैस को अपने आप से जोड़ सकती है और उसको ट्रांसफर कर सकती है। अब देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन किस किस चीज को अपने आप से जोड़ सकती है। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ सकती है ऑक्सीजन,
और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ सकती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों जुड़ सकती है। डिपेंड करेगा किस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो ही हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ पाएगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। भाई जुड़ तो दोनों जाती हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। हम पार्शियल प्रेशर पे बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का जहां प्रेशर ज्यादा है तो वहां हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब ये जो अटैचमेंट होता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का, वो टेम्परेरी होता है, वो रिवर्सिबल होता है। वो जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी गया, बाद में जब सिचुएशन कंडीशन बदलेगी तो ये इसको छोड़ के अलग भी हो सकता है, जुड़ भी सकता है और अलग भी हो सकता है, रिवर्सिबल टाइप का होता है। हम बात कर रहे हैं बार बार इनके प्रेशर की। जब हम एल्वियोलाई की बात करते हैं, एल्वियोलाई की, तो यहां ऑक्सीजन का बहुत हाई पार्शियल प्रेशर होता है बजाय CO2 के। इसलिए यहां पर जो ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कौन जुड़ेगी? ऑक्सीजन जुड़ेगी, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा। इधर जो टिश्यू है, टिश्यू ने बहुत सारी CO2 बनाई है और ब्लड में यहां पे डाल दिया तो बहुत प्रेशर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां पर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ेगा CO2 और फिर ये CO2 आएगा वापस। ठीक है ना? तो पार्शियल प्रेशर दोनों गैस का अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होने के कारण, अब अगर हाई प्रेशर है तो जुड़ गया, इधर जाएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा तो ये हट जाएगा। इधर CO2 का हाई प्रेशर हो गया इसलिए जुड़ गया, इधर ये CO2 जाएगी, इधर CO2 का लो प्रेशर हो गया इसलिए हट जाएगी, CO2 यहां हट जाएगी और डिफ्यूज होकर इसमें चली जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। दोनों गैस जोड़ सकता है हीमोग्लोबिन। फिर भी अगर हम बात करें कि ओवरऑल अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ही ये ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, 97%। और 3% जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में जाएगी, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। आपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, फिश अपना ऑक्सीजन कहां से लेती है? पानी में मौजूद डिजॉल्व ऑक्सीजन से। भाई पानी को थोड़ी तोड़ती है फिश, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो एयर फंसी है, जो हवा है, उसमें जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को फिश अपने ब्रीदिंग में काम में लेती है। तो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व पाई जाती है, ठीक ऐसे ही प्लाज्मा के अंदर भी ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है। वो किसी के साथ जुड़ नहीं रही है, वो उस लिक्विड में घुलकर जा रही है। वो केवल 3% है। प्लाज्मा भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है पर केवल 3%, और हीमोग्लोबिन कितना करता है? 97%। हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन के साथ ही जुड़ के जाएगा। अब सवाल यहां पे एक और प्रॉब्लम आता है, एक हीमोग्लोबिन से कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ सकते हैं? और फिर से मैं सवाल रिपीट किया, एक हीमोग्लोबिन से कितने एटम ऑक्सीजन के जुड़ सकते हैं? पहले मैंने बोला मॉलिक्यूल, फिर मैंने बोल दिया एटम। क्या फर्क पड़ गया? O2 क्या है? मॉलिक्यूल। कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 O2 को अपने आप से जोड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक हीमोग्लोबिन।
अगर ये सवाल थोड़ा उलझा के दिया, बोलेगा कितने एटम ऑक्सीजन के लेके जा सकता है एक हीमोग्लोबिन, तो आ जाएगा आंसर 8। 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द वन हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, या तो 4 मॉलिक्यूल आपको याद रखना है या फिर 8 एटम आपको याद रखना है। ये नॉर्मल सैचुरेशन में है कि एक हीमोग्लोबिन इतने ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सकता है, अपने आप से जोड़ सकता है। जुड़ेगा कब ऑक्सीजन? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। हटेगा कब? जब पार्शियल प्रेशर लो हो जाएगा, तब हट जाएगा। तो बस सीधा सिंपल है, पार्शियल प्रेशर कम या ज्यादा होने से ऑक्सीजन जुड़ भी सकता है, ऑक्सीजन बाद में हट भी सकता है। ये सब चलता रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ा बात कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, CO2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लगभग 23% जो CO2 है वो ही केवल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जा सकती है। केवल 23%, थोड़ा सा 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, हमने बोल दिया 23%। तो अभी तो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी की कहां जा रही है? बाकी की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाती है HCO3 नेगेटिव आयन में, और इसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट फॉर्म आप बोल दीजिए। कार्बोनेट आयन के रूप में ये ट्रांसफर होती है, कार्बोनेट आयन के रूप में। और ये ही सबसे ज्यादा इसका कंसंट्रेशन है, ये जाती है लगभग यहां पर 70%। इसी रूप में ट्रांसफर होती है, ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आयन प्लाज्मा में पाया जाएगा तो प्लाज्मा में, लेकिन प्लाज्मा में वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसफर हो रही है, लेके तो प्लाज्मा ही जा रहा है बाइकार्बोनेट के रूप में। और खुद CO2 प्लाज्मा में घुलकर डिजॉल्व फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन जा रही थी, ये डिजॉल्व फॉर्म में भी जा सकती है, वही प्लाज्मा ही लेके जाएगा। अब कितना बच गया? 23 इधर हो गया, 70 इधर हो गया, कितना बचा? 7%। 7% वो CO2 के रूप में ही जाएगी डिजॉल्व फॉर्म में, और प्लाज्मा में घुलकर ही जाएगी। तो ये तो प्लाज्मा में ही जा रहा है। अब देखा जाए तो हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी भी तो प्लाज्मा में ही जा रहा है, तो ऐसे तो ब्लड ही है वो। लेकिन फिर भी ये 3 अलग अलग तरीके से ट्रांसफर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे मेन है वो कार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसफर होती है प्लाज्मा के द्वारा। डिजॉल्व फॉर्म में केवल 7%। ऑक्सीजन तो केवल 3% थी, ये तो फिर भी 7% है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की। आपको बताया था, पहले आया था। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा घुल जाती है, 7% है। ऑक्सीजन तो केवल 3% ही जा रही थी घुलकर, वो तो 97% तो हीमोग्लोबिन के साथ जा रही थी। इधर तो हीमोग्लोबिन भी बेचारा ज्यादा नहीं जोड़ पा रहा CO2 को, केवल 23%। बाकी इसने एक अल्टरनेट तरीका अपनाया है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जाती है। यहां से आपको 2 नंबर का सवाल एक बन जाता है, ये परसेंटेज याद रखना है, नीट में भी पूछे जाते हैं। मुझे लग रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का ये पार्ट आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक कर्व है, एक ग्राफ है, वो आपको समझना चाहिए। उसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है? ये क्या है ये थोड़ा समझिए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्चुअली हम अगर एक ग्राफ बनाएं जिसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाते जाएंगे, किसको बढ़ाते जाएंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर मैं अगर बात करता हूं PO2, इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। और इधर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन किसका? कि हीमोग्लोबिन के साथ
कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है। मतलब हीमोग्लोबिन यहां पर मान लीजिए आपके पास है 50 मॉलिक्यूल, सपोज आपके पास कितने हैं 50 मॉलिक्यूल। अब हर एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन लेके जा सकता है? एक मॉलिक्यूल लेके जाएगा 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। तो 50 कितने लेके जा सकते हैं? 200 लेके जा सकते हैं। 200 ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सकता है ना ये पूरा हीमोग्लोबिन, केवल 200 मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन क्या पार्शियल प्रेशर अगर कम है तो भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता जाएगा। ऑक्सीजन जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता जा रहा है, आपका सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है। और एक मैक्सिमम लिमिट आने के बाद जब 200 ऑक्सीजन हो गए अब और कुछ भी नहीं जुड़ सकता। अब चाहे आप कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा लो, अब चाहे आप कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा लो ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन के साथ जितने ऑक्सीजन जुड़ने थे वो जुड़ चुके हैं। यहां पर 100% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। ये सैचुरेशन परसेंटेज की बात करते हैं। 50% कब जुड़ गया था? लगभग इस जगह पर 50% जुड़ गया था। पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे हमने बढ़ाया, पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाया सैचुरेशन बढ़ता गया। अब और कितना भी प्रेशर बढ़ाओ मैक्सिमम 8 ही जुड़ सकते हैं एटम हीमोग्लोबिन के साथ। अब वो ऑलरेडी जितना हीमोग्लोबिन था ब्लड में वो सब जुड़ गया। अब कोई ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये मैक्सिमम 100% सैचुरेशन है हमारे हीमोग्लोबिन का। इस ग्राफ को देखने से हमको कई तरह का डायग्नोस्टिक ये कुछ रिसर्च हम कर सकते हैं। एक्चुअली अगर हम यहां पर बात करते हैं कि पीएच का क्या फर्क पड़ता है ऑक्सीजन जुड़ने से, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वहां पीएच वैल्यू कम या ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो इस ग्राफ का रेटिंग या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। आपको पता चलेगा पीएच वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ। ठीक है ना? ओरिजिनल ये था आपका नॉर्मल कंडीशन में, तो या तो ये कर्व इधर आपका जल्दी से सैचुरेटेड हो जाएगा या फिर लेट सैचुरेटेड होगा। ऐसे ही हम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाकर या घटाकर भी ऑक्सीजन के जुड़ने को चेक कर सकते हैं कि CO2 का कितना फर्क पड़ता है इसके ऊपर। तो ये कुछ इस तरह के रिसर्च वर्क करने के काम में आता है जिसमें हम पीएच का इफेक्ट देखते हैं कि पीएच वैल्यू कम या ज्यादा करने से ऑक्सीजन कितना जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ। हाँ, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर O2 का ये ऑक्सीजन जुड़ने का जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा, ऐसा हमको मालूम चलेगा। अगर CO2 का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, इसका प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो ऑक्सीजन धीरे धीरे फिर जुड़ेगी, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो किधर शिफ्ट होगा ऐसे करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको मालूम होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, O2 कब ज्यादा जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, ये हमको याद रखना है। खास तौर पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है एल्वियोलाई में। कहां जुड़ता है? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई पर क्या क्या ऐसी कंडीशन है कि ऑक्सीजन ही जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, ऐसा क्या है यहां पर, ये हमको देखना है। यहां पर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसलिए ये जुड़ता है। यहां लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, इसलिए ये जुड़ता है। बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां पर लो टेम्परेचर है, एल्वियोलाई में क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है। और यहां पर लो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। ये चार ऐसी कंडीशन है जो
ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ने में सपोर्ट करती हैं एट द एल्वियोलाई साइट। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये चीज तो समझ में आती है सर O2 ज्यादा होगा तभी तो जुड़ रहा है और CO2 कम होगा तभी तो जुड़ रहा है, ये बात तो सही है। एल्वियोलाई में ध्यान रखना है हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर तो एकदम कांस्टेंट रहता है, काफी हाई होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, काफी हॉट होता है हमारा बॉडी, इसलिए तो हम हॉट ब्लड एनिमल कहलाते हैं। और कंपैरिजन तो एल्वियोलाई की बात करें तो लगातार ताजा हवा आ रही है, ताजा हवा जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, यहाँ का टेम्परेचर लो होता है हमारे बॉडी की बजाय। याद रखना है लो टेम्परेचर होता है एल्वियोलाई में हमारे टिश्यू की बजाय, ठीक है। और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होगी ब्लड में तो वहां HCO3 जो आयन बन रहे हैं वहीं पर H आयन भी बनते हैं, तो ये टिश्यू में ज्यादा बनते हैं, वहां पर इनकी H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एल्वियोलाई में H आयन की कंसंट्रेशन लो होती है। अब देखिए लो कंसंट्रेशन से एक और कंफ्यूजन पैदा करता है, लो कंसंट्रेशन से एक और कंफ्यूजन पैदा करता है, क्या करता है, जहां लो H आयन है वहां हाई pH वैल्यू है, वहां हाई pH मतलब वो बेसिक टाइप का है। जहां हाई H आयन कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा H आयन है, वहां लो pH होगा, मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखना, मैं यहां H आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यहां थोड़ा हाई pH है, ये आप कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। हाँ? आप तो सीधा लो लो लो, हर चीज लो याद रखो, केवल एक हाई कर दो ऑक्सीजन जिसको जोड़ना है। और जब हम टिश्यू में बात करेंगे, जब ये ब्लड टिश्यू के पास पहुंच जाएगा तो टिश्यू वहां क्या करेगा, CO2 देगा, ऑक्सीजन खत्म करेगा। तो वहां पर CO2 जुड़ने के लिए चाहिए हमको कंडीशन, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, CO2 कब जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रहेगा। ये बात तो समझ में आ रही है भाई, CO2 कब जुड़ेगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। और जस्ट इनका उल्टा करो, वहां पर हाई टेम्परेचर होना चाहिए तभी जुड़ेगा, और वहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ H आयन होना चाहिए। ये कंडीशन होती है टिश्यू के पास, ये कंडीशन होती है टिश्यू के पास, इसीलिए वहां ऑक्सीजन हट जाता है और CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए ये चाहिए और ऑक्सीजन को हटाने के लिए ये चाहिए, CO2 को जोड़ने के लिए ये चाहिए और CO2 को हटाने के लिए ये कंडीशन चाहिए। ये चार कंडीशन बिल्कुल याद रखना है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लो, अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्रॉब्लम आएगा। और क्वेश्चन यहां से बनता है, घुमाता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जुड़ता है क्योंकि वहां हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, वहां लो टेम्परेचर होता है और लो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन होता है। दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? ओके। And why the carbon dioxide attached with the hemoglobin? Which are the favorable condition for CO2? The high partial pressure of CO2, low partial pressure of O2, high temperature and high concentration of H ion. बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ लेना चाहिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद होना चाहिए। 100 ml ब्लड जब एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ जाता है तो ये टिश्यू को लगभग 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है, 5 ml। और जब इधर से 100 ml ब्लड एल्वियोलाई की तरफ जाएगा, एल्वियोलाई की तरफ जब जाएगा 100 ml ब्लड, तो लगभग ये 100 ml ब्लड 4 ml CO2 को डिलीवर कर देगा, 4 ml CO2 को डिलीवर करेगा, ये एल्वियोलाई में निकल जाएगी। तो 100 ml
ऑक्सीजन ज्यादा ले जा सकता है और CO2 को कम डिलीवर करता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है 5 ml और 4 ml, एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आई थिंक समझ में आया होगा ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। हमको तो ये देखना है सर कि वो HCO3 आयन के रूप में CO2 ट्रांसफर होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कल की क्लास में उसको कवर करेंगे। आज थोड़ा समय हमारा खराब हुआ, तो कल की क्लास में फिर ये पूरा कवर करके चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा।